आज मैंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बात की। उन्होंने अमेरिका में जो मीडिया जिस तरह से काम करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है भारत को लेकर कि अरे भारत रूस से खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, इंडिया से नहीं, इंडिया पे प्रेशर बनाओ तभी तो रूस को साइड करेंगे। तो उन्होंने वहां बैठकर उस मीडिया को ऐसा ऐसा जवाब दिया कि बतौर भारतीय आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने आज उनसे कुछ सवाल पूछे हैं थोड़ी देर पहले, एक बार आपको सुनना चाहिए वो क्या डिटेल दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज की पाठशाला में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आप इतनी मेहनत और लंबी फ्लाइट करके आए हैं और आपने तुरंत इस पर बातचीत के लिए हमें वक्त दिया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप जी, पहले तो हर भारतीय की तरफ से, चूंकि मैं वहां पर हूं नहीं, आपको एक वर्चुअल हग देना चाहता हूं सर। आपने जिस तरह से उस विदेशी चैनल के इंटरव्यू में भारत का पक्ष रखा और जितनी साफगोई से बातें रखी, हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया है सर। थैंक यू वेरी मच। और सर, लोग अब ये पहला सवाल ये पूछ रहे हैं, मैं अभी आंकड़ों पर आऊंगा और आपसे समझूंगा। लोग ये चर्चा करने लगे हैं सर कि पहले भारतीय फौज जो है वो घर में घुस के मार के आती थी, ठोक कर आती थी, सर्जिकल स्ट्राइक करती थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री घर में घुसकर और ठोक कर चले आ रहे हैं। पहले एस जयशंकर जी अमेरिका में बैठकर अमेरिका को, यूरोप को सुनाकर चले आए। अब आप जाकर विदेशी मीडिया को वहीं उनके स्टूडियो में बैठकर सुनाकर चले आए। ये नरेंद्र मोदी जी से आप लोगों को कुछ निर्देश मिला हुआ है क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक करने का? देखिए, आप जो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से इंस्पिरेशन और ओवरऑल वर्किंग स्टाइल जो है कि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको स्पष्ट तरीके से अपनी ऑडियंस के सामने, चाहे वो हमारे भारतीय नागरिक हो या फॉरेन ऑडियंस हो, देखिए नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सुप्रीम होता है। तो मैं समझता हूं, मैं अपनी तरफ से बात कर सकता हूं, मेरे मित्र है जयशंकर जी, बट आई एम श्योर आई विल स्पीक ऑन हिज बिहाफ। इट्स नॉट कि हम वी मेक अ स्पेशल एफर्ट टू डू दिस। I mean, this is how it is supposed to be done. अब मैं जो आंकड़े हैं एनर्जी सेक्टर के, मैं उसके बारे आपके, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 1 मिनट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस समय दुनिया में टोटल कंजम्पशन एनर्जी की, क्रूड ऑयल की, कोई 100 मिलियन बैरल्स एक दिन की, जिसमें से भारत जो है हमारी कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल्स है। अब मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूं, हम जो 3 महीने में क्रूड ऑयल खरीदते हैं रूस से, कुछ और देश हैं यूरोपियन देश मिला के वो एक दोपहर में, इन 1 आफ्टरनून वो खरीदते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं ओपेक में या कहीं और 100 मिलियन की जगह अवेलेबिलिटी होगी सिर्फ 99 या 98 मिलियन। सपोजिंग जो देश रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं वहां से खरीदना बंद कर दें, तो वो तो जो बाकी अवेलेबल ऑयल है उस पर ज्यादा प्रेशर आएगा। तो अगर अभी $90 प्राइस है, वो तो प्राइस तो दाम तो उसका $200 चला जाएगा। दूसरी बात, अगर ये प्राइस कैप की बात करते हैं, मैं पूछता हूं मैं अपने इंटरलोक्यूटर से, अगर हंगरी जिसके पास तेल आता है थ्रू अ पाइपलाइन रूस से, या चाइना जिनको थ्रू पाइपलाइन आता है रूस से तेल, अगर उनको एग्जेम्पशन दे रहे हैं प्राइस कैप की, और जापान क्योंकि उसमें ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है साखालिन के पास, उनको मिल रहा है, तो फिर प्राइस कैप किसके, whom is the price cap targeting? तो इन सवालों के जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें समझ की थोड़ी कम है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न जो नैरेटिव बनाते हैं उनमें एरोगेंस होती है। मैं नेसेसरली उस चीज से सहमत नहीं हूं, पर मैं समझता हूं हमारे पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैव टू टेल देम। और फिर ऐसे होता है कि मिलिट्री एनालॉजी तो मुझे पता नहीं, पर आप
ये मान के चलिए ट्रूथ जो है, सच्चाई, जब सच्चाई किसी के सामने आप रखेंगे तो वो नैरेटिव भी है, उसको कैसे उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। मैंने इनको कई बार बोला कि अगर मान लीजिए कल कोई प्रपोजल आता है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, हम देखेंगे उस प्रपोजल का मतलब क्या है। और दूसरा बात, ये टीवी चैनल्स के थ्रू क्यों प्रपोजल आ रहा है। मैंने इनको बताया, इन महिला को जिनके साथ जिसकी इंटरव्यू की आप चर्चा करने, मैंने 8-9 इंटरव्यूज किए हैं, पर आई थिंक वो आप रेफर कर रहे हैं एक इंटरव्यू को। मैंने उनको बताया कि मैं तो अभी अमेरिका से लौटा हूं, मैं उनकी जो ऊर्जा सचिव है, एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रैनहॉल, उनके साथ मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई है। और जैसी आप बातें टीवी स्टूडियो में बता रहे हो या जो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे बायलैटरल में तो कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि न्यूज मीडिया जो है, इसके बारे हिंदुस्तान में तो हमें अभी और बहुत उदाहरण मिल रहे हैं। ये दे लेंड देमसेल्व्स टू द क्रिएशन ऑफ अ फेक नैरेटिव। तो थोड़ी सी वो बात है। बाकी मैं समझता हूं कि जानकारी की कमी है। फेक नैरेटिव, ये जो प्रेशर इंडिया पर बनाने की कोशिश हो रही है, इसकी वजह क्या है? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड को लग रहा है कि जब तक इंडिया उनके पाले में नहीं आएगा, रशिया पर असल दबाव बन नहीं पाएगा? या उनको लग रहा है कि हमसे तो महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही, ये भाई लोग कर ले रहे हैं, तो इन पे प्रेशर बनाओ और इनको भी अपनी स्थिति में लाओ? प्रशांत जी, पहले तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इनमें कोई ऐसी कैपेसिटी है कि हम पे प्रेशर बिल्ड करें। मैंने कई बार कहा है डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कि मोदीज इंडिया इज नॉट लायबल टू कम अंडर एनी प्रेशर, बिकॉज हमारी, आप देख लीजिए महामारी के दौरान कैसी कैसी बातें फैलाई गई थी और आखिर में जाके हमने कितने 219-220 करोड़ वैक्सीन बनाया और मुफ्त वैक्सीन के डोजेस बांटे। हमने सिर्फ हमारे यहां देखिए, आप हवाई जहाज में जाइए, एयरप्लेन्स आर चॉकर ब्लॉक, हमारे एयरपोर्ट्स आर फुल। बाकी बड़े देश हैं कई, वहां पे बिल्कुल एब्सोल्यूट क्वाइट है, बड़ी बड़ी सिटीज लॉक्ड अप है। सो हमारा आप सक्सेस रेट देखिए और बाकियों का देखिए। सो प्रेशर में आने की तो बात ही नहीं है। हमारे यहां क्या है कि ये वेस्टर्न ऑडियंसेस को या वेस्टर्न प्रेस को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करता ज्यादा, क्योंकि हमारे बीच में कुछ अपने लोग हैं जो उनको मोदी जी की सरकार के खिलाफ, मोदी जी के पर्सनली खिलाफ और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं। तो इनको इंस्पिरेशन हमारे डिसेंटर्स और हमारे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट से मिलती है। और ये जो फेक नैरेटिव की बात है, मैं तो अपने काम में देख रहा हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रीडिजाइन होगा और कर्तव्य पाथ बन गया, उसके दौरान देखिए हमने क्या करना पड़ा। पढ़े लिखे लोगों ने बात की कि इसमें ग्रीन कवर हटाया जाएगा, जामुन पेड़ उखाड़े जाएंगे और जो हमारे मिडिल क्लास और बाकी लोगों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक एंटरटेनमेंट का स्पॉट है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो मैंने जब बन गया कर्तव्य पथ, अब उनमें से कोई व्यक्ति जो क्रिटिसाइज करते थे आज सामने आने को तैयार नहीं है। दूसरा, एनर्जी में मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा देश है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। हमने सोलर पावर का जो दाम है उसको कहां से लेके दम करके नीचे ले आए हैं, 25 सेंट पर यूनिट से लेके उसको 3 सेंट पे ले आए। दूसरा, जो पिछले 8 साल में काम हुआ बायोफ्यूल्स में, हमारी बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग 1.4% होती थी 2014 तक, आज के दिन 10% से अधिक ब्लेंडिंग हो रही है। और हमारा टारगेट था 2030 तक 20% ब्लेंडिंग को कंप्लीट करना। वो टारगेट हम 2024 और 2025 तक कर लेंगे। 10% ब्लेंडिंग करने के कारण हम 40,000 करोड़ हमारी फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग है। इक्वली जो हम एथेनॉल बना रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से या प्रणाली से, हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ हफ्ते पहले पानीपत में एक प्लांट की इनॉग्रेशन की है जिससे 2nd जनरेशन एथेनॉल बनेगी एग्रीकल्चरल वेस्ट से। नवंबर के आखिर तक हम 90 मिलियन लीटर एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट बनाएंगे। हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का है 2030 का, जो हम 2024-25 में ला लें। उसके टारगेट के लिए हमें 1,000 करोड़ लीटर चाहिए। हम ऑलरेडी 450 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम और भी करेंगे। सो जब ये बातें दुनिया के सामने रखी जाती हैं,
उनको समझ आती है कि हमारी जो ग्रीन ट्रांजिशन की बात है, बाकी दुनिया में तो ट्रांजिशन की सिर्फ बात हो रही है, हमारे यहां ENP एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में हमारे पास 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिस था। कुछ महीने पहले हमने निर्णय लिया कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसको ओपन कर दिया जाएगा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए। डेटा अवेलेबल है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है दुनिया की, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, सब हिंदुस्तान आ रही है इसके लिए। सो इंडिया में तो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांजिशन में भी काम हो रहा है। मुझे लगता है यही आपने शायद उस इंटरव्यू में कहा भी था सर कि इंडिया के पास बहुत सारे ऑल्टरनेट प्लान्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इंडिया की चिंता ना करें। एक आखिरी सवाल पूछकर, चूंकि आप बहुत थके हुए हैं सर, मैं आपका शुक्रिया करूंगा। क्या ये सच है या जो आप कह रहे थे, दर्शकों के लिए अगर समझा सके छोटे में, कि अगर जो कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं वो न उठाए होते तो आज की तारीख में लोगों को पेट्रोल 150 से 200 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा होता इंडिया में? मैं आपको सिर्फ इसकी बड़ी सरल, बड़ी सिंपल 2 स्टेप्स बताता हूं। पिछले 1 साल में मैं रेफरेंस पीरियड देता हूं आपका अगस्त 2021 से लेके अगस्त 2022 तक। प्रशांत जी, इस समय 1 वर्ष के दौरान नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में और कनाडा में पेट्रोल का दाम बंक पे बढ़ा है। एक जगह 43% और दूसरी जगह 46%। भारत में सिर्फ बढ़ा है 2%। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक दिन में 60 मिलियन पीपल जाते हैं पेट्रोल पंप में अपने स्कूटर, 3 व्हीलर, अपनी गाड़ियों को भरवाने में, और हमारे यहां इसलिए उन्होंने कहा है 2021 नवंबर में और मई 2022 में जो केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी, उस समय जब 80 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतीय नागरिकों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा था, उस समय केंद्रीय सरकार ने अपनी एक्साइज रेवेन्यू कम की नवंबर 2021 में और मई 2022 में। अभी आप देखिए तो क्या है, दैट्स व्हाई भारत में पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ 2% बढ़े हैं। डीजल में छोड़िए, अब गैस पे आइए, गैस पे अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं 380%, हमारे यहां सिर्फ 70% बढ़े हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये नई कदम उठाए होते तो हमारे यहां भी 2% नहीं बनते पेट्रोल के दाम, वो 40, 50, 60% बढ़ते। पर ये उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया क्योंकि हमारे यहां सिर्फ एनर्जी सप्लाईज सिक्योरिटी की बात नहीं है, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, कि हमारे जो भाई बहन हैं जो वर्किंग क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके पास उन पे असर ना पड़े। सही बात है सर, और ये बहुत जरूरी भी था। अफसोस ये होता है कि सर हमारे जैसे कुछ लोग तो बताते हैं कि देश से जुड़ा मसला है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा मसला नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त जल रही है और भारत उसमें कितनी बेहतर स्थिति में, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढते हैं, अपनी पॉलिटिक्स, अपने रास्ते ढूंढने का, क्योंकि उनको इसमें कुछ देखना होता है और वो भारत को श्रीलंका से कंपेयर करने लगते हैं। ये भी अपने आप में एक विडंबना है। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरदीप सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।